सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न पेरिस पैरालंपिक से ले रहे हैं क्योंकि इसमें 2 गोल्ड मेडल हमारे पास और आ गए हैं। क्या है प्रश्न कि अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा आर्चरी यानी कि तीरंदाज हैं ये। अच्छा, कल मैंने आपको क्या बताया था, पेरिस पैरालंपिक में हमने टोटल 20 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से गोल्ड हैं 3, 7 हैं सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल हैं। उसके बाद एक ही दिन में 4 मेडल हमारे पास और आ गए और वो 4 में से 2 तो गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। तो इस तरह से आप देखोगे हमारे पास 5 गोल्ड मेडल हो चुके हैं इसमें। अभी ये जो नए 2 गोल्ड आए वो कौन कौन लेकर के आए? हरिंदर सिंह लेकर के आए हैं, आर्चरी प्लेयर है, तीरंदाज है। मेंस सिंगल रिकर्व ओपन इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है और आप कह सकते हो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले वो पहले तीरंदाज बन गए हैं। लास्ट जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ था उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। और 1 गोल्ड धर्मवीर लेकर के आए हैं मेंस क्लब थ्रो इवेंट में। तो कितने गोल्ड हो गए हमारे पास? 5 गोल्ड हो गए। और जो 2 सिल्वर आए हैं वो सचिन खिलारी लेकर के आए शॉट पुट में और एक प्रणव सूरमा लेकर के आए हैं क्लब थ्रो इवेंट में ही। बाकी चलो एक बार सारे खिलाड़ियों को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि हमें ये पता चल सकेगा कि कौन कौन खिलाड़ी जीते हैं, उनका संबंध किस खेल से है और कौन सा मेडल वो लेकर के आए थे। क्योंकि इन चीज़ों को क्या है, अब इतने सारे खिलाड़ी हो गए, अभी तो 5 तारीख है, 8 तारीख तक चलेगा और हमारे पास मेडल आएंगे। तो इनको आप बार बार पढ़ोगे तो ये ध्यान में रहेंगे, ऐसे याद होगा। तो सबसे पहला मेडल अवनी लखेरा लेकर के आई थी शूटिंग में, गोल्ड लेकर के आई थी वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। और इसी कैटेगरी में मोना अग्रवाल ये ब्रोंज लेकर के आई थी। प्रीति पाल हमने देखा 2 मेडल लेकर के आई थी 100 मीटर और 200 मीटर में और दोनों के दोनों ब्रोंज थे। फिर हमने देखा मनीष नारवाल ये शूटिंग में सिल्वर लेकर के आए थे। रुबिना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रोंज लेकर के आई थी। निषाद कुमार हाई जंप में सिल्वर लेकर के आए थे। योगेश कथुनिया ये डिस्कस थ्रो में सिल्वर लेकर के आए थे। और नीतीश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड जीता था इन्होंने। फिर थुलासी माती मुरुगसेन बैडमिंटन में सिल्वर लेकर के आई। वहीं मनीषा रामदास की बात करेंगे तो बैडमिंटन में ब्रोंज जीता था। सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता था। राकेश कुमार और शीतल देवी की जोड़ी ने तीरंदाजी में ब्रोंज जीता था। सुमित अंतिल ने हमने देखा जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड जीता है। नित्या सेन शिवन बैडमिंटन में इन्होंने ब्रोंज जीता है। दीप्ति जीवांजी की बात करेंगे तो 4 मीटर रेस में इन्होंने ब्रोंज जीता। मरियप्पन थंगावेलु की बात करें हाई जंप में ब्रोंज जीता। शरद कुमार की बात करें हाई जंप में सिल्वर जीता। अजीत सिंह इन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में सिल्वर जीता। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करें जेवलिन थ्रो भाला फेंक में इन्होंने ब्रोंज जीता था। तो ये तो कल तक के 20 खिलाड़ी हो गए। और आज जो मैंने आपको 4 नाम बताए एक बार फिर से देखो उन्हें। सचिन खिलारी मेंस शॉटपुट में सिल्वर जीता। हरिंदर सिंह आर्चरी तीरंदाजी में गोल्ड जीता। धर्मवीर ने क्लब थ्रो में गोल्ड जीता और प्रणव सूरमा इन्होंने भी क्लब थ्रो में सिल्वर जीता। तो इस तरह से ये 24 खिलाड़ी हमारे पास हो गए। एक बार पेरिस पैरालंपिक की बात करें, इस बार 17वां एडिशन है। 28 अगस्त को शुरू हुआ, 8 सितंबर तक चलेगा। भारत की तरफ से 84 एथलीटों ने हिस्सा लिया 12 खेलों में। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल हैं, जिनका संबंध भाला फेंक से है, इन्होंने गोल्ड जीता है। भाग्यश्री जादव शॉट पुट के खिलाड़ी हैं, ये ध्वजवाहक फ्लैग बियरर रहे थे। शेफ द मिशन बनाए गए थे सत्यप्रकाश सांगवान। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्री ने अभी कौन सा फंड लॉन्च किया है, मतलब किस नाम से? तो आंसर होगा एग्रीश्योर। और हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और अभी उन्होंने ही नई दिल्ली में एग्रीश्योर नाम से एक फंड को लॉन्च किया है। तो ये फंड क्या करेगा? जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। अच्छा, अगर आप रेगुलर क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद आना चाहिए, अभी जुलाई के महीने में ही इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था जब नाबार्ड ने इसकी बात की थी, शायद आपको याद आएगा। तो आप ये भी याद रखना कि नाबार्ड के स्वामित्व वाली एक कंपनी है नेब वेंचर लिमिटेड, वो इस फंड का मैनेजमेंट देखेगा।
टोटल कितने का फंड है? 750 करोड़ रुपए का फंड है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए तो नाबार्ड देगा, 250 करोड़ रुपए भारत सरकार, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो बैंकों के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा और निजी निवेशकों के द्वारा निवेश किया जाएगा। ये फंड 10 सालों के लिए है, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो मेन जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फंड का नाम क्या है? एग्रीश्योर फंड है। किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री ने, जो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ये फंड किसके लिए है? तो एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित जो स्टार्टअप्स है उनके लिए है। कितने का फंड है? 750 करोड़ रुपए का है। उसका मैनेजमेंट नाबार्ड करेगा। नाबार्ड की एक स्वामित्व वाली कंपनी है नेब वेंचर, वो करेगी। कितने सालों के लिए है? 10 सालों के लिए। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ से याद दिलाऊं तो हमारे कृषि मंत्री जी ने ही, शिवराज सिंह चौहान ने ही किसानों की बात नाम से कार्यक्रम शुरू किया था, किसानों से संवाद के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन स्पेस एक्स के साथ मिलकर के यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा नासा। तो नासा ये 10 अक्टूबर 2024 को एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसके साथ मिलकर बृहस्पति यानी कि जुपिटर के चंद्रमा, जिसका नाम यूरोपा है, तो उसके लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर जीवन संभव है या नहीं है। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो। आपको याद होगा, इसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक जूस मिशन लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? बृहस्पति के जो 3 चंद्रमा हैं मुख्य रूप से, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, उन पर जीवन की संभावना खोजने के लिए उसको लॉन्च किया था। और ये जो गैनीमेड है ना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। वैसे जूस की फुल फॉर्म होती है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। और आपको याद है एस्टेरॉइड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट है वो किन किन के बीच पाई जाती है? मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखो, अगर नासा की बात करते हैं तो इस फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मोटो होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, और इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। और याद रखना, नासा ये पेस मिशन लॉन्च करेगा ओशंस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। आर्टेमिस मिशन ये नासा लॉन्च करेगा, इसमें भी फिर से इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा और इसमें एक महिला भी होगी, उनका नाम क्रिस्टिना कोच है। डाविंची मिशन ये भी नासा लॉन्च करेगा 2029 में, और ये मिशन शुक्र यानी कि वीनस के पास से उड़ान भरेगा और उसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। निसार सैटेलाइट ये नासा और इसरो मिलकर के लॉन्च करेंगे। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो इसरो भारत की है। निसार मतलब होता है नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार। अभी नासा ने नियोवाइस टेलीस्कोप मिशन कर दिया है, और अभी हमने पढ़ा था टेनेजर 1 सैटेलाइट के बारे में, इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। और ये क्या काम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाएगा। और अभी आपको याद हो तो नासा ने मार्स पर यानी कि मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा भी की थी। वहाँ पे नासा का एक रोवर है मार्स क्यूरोसिटी, उसने ये सल्फर की खोज की थी। और अभी नासा ने ही मंगल के लिए चेपिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। तो नासा से ये सारे इंपॉर्टेंट मिशन हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करवाया एक साथ, यहाँ पे इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, अब आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ मैं। आज का पहला होमवर्क प्रश्न आपके लिए है कि भारत का पहला सूर्य मिशन का नाम क्या है, कब इसे लॉन्च किया गया था और किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बात आपको बता दूं। देखो, वीडियो के बीच में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ, और मुख्य रूप से मेरा ये ध्यान में होता है कि मैं वही प्रश्न पूछूं जो ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इस तरह से मुश्किल से 2-4 प्रश्न मैं आपसे पूछ पाता हूँ, और आप सभी उन प्रश्नों का बेहतर तरीके से उत्तर देते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से एक नए स्टूडेंट हैं, तो उनका कमेंट मैंने पढ़ा था। हो सकता है ये बात किसी और के मन में भी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वीडियो के लास्ट में आप जो भी प्रश्न पूछते हो उनके उत्तर दे दिया करें। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो, वीडियो के लास्ट तक जाते जाते मुझे ये पता नहीं रहता कि मैंने आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। सच बता रहा हूँ मैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से याद करके आया हूँ या लिख के लाया हूँ कि आज मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा लग जाता है कि हाँ, इससे संबंधित मैं कुछ पूछ सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया है तो मैं पूछ लेता हूँ। तो अगर आपको उत्तर नहीं आते हैं तो मैं बताऊँगा उससे भी बेस्ट तरीका ये है, आप कमेंट्स में स्टूडेंट्स के जो आंसर है वो आप रीड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत बेहतर उत्तर देते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं।
कि रीड करते ही सब कुछ समझ में आ जाए। आपको फिर कहीं गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं पता तो। और वैसे अगर आप रेगुलर रहेंगे तो जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ उनके उत्तर आपको ज़रूर आएंगे। बाकी इनका PDF में आपको बता दूं कहाँ पे मिलेगा। जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ये सब PDF में आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइन बटन होगा नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जब भी PDF अपलोड होती है, वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अभी अगला प्रश्न देख। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने एंटी रैप बिल अपराजिता को पारित किया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रैप बिल पेश किया गया और ये पास हो गया। अब ये गवर्नर के पास जाएगा, अगर वो इस पे साइन कर देते हैं, पास कर देंगे तो ये एक अधिनियम बन जाएगा। बिल का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक। इस बिल में क्या कहा गया वो हमारे लिए काम की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ और पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। तो इस बिल में रेप और उसके बाद हत्या के दोषी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा सुनाने का प्रावधान है। पुलिस को 21 दिनों में जांच पूरी करनी होगी और अपराधी की अगर कोई मदद करता है तो 5 साल की उसे कैद होगी। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान है। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी और रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है और इसके लिए आजीवन कारावास का प्रावधान दिया गया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो उसके खिलाफ 3 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया और कम से कम उनसे सीख लेकर के बाकी और राज्यों को भी इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, इस तरह के कानून बनाने चाहिए। बाकी पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर है CV आनंद बोस। और यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो अभी विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा था। अभी कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए और बनेगा कि अभी टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में हो चुकी हैं और लेटेस्ट कौन सी है? और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये पश्चिम बंगाल में खुलेगा, वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। उसके अलावा पथ श्री रास्ता श्री परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी और विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये बनेगा पश्चिम बंगाल में ही। उसके अलावा इस साल की स्टार्टिंग में हमने देखा कि 47 नंबर का कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ था और इसमें थीम देश UK था। और अभी राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ये किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो कोलकाता में ही। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इसी के नीचे चली है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो ब्रुनेई की कैपिटल बताइए, ये पूछ लिया। तो आंसर होगा बंदर सेरी बागवान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 सितंबर 2024 को 2 देशों की यात्रा पर गए थे। पहले वो 3 से लेकर 4 सितंबर तक ब्रुनेई गए और फिर सिंगापुर की यात्रा पर ये चले गए और इस तरह से ब्रुनेई जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। ब्रुनेई में जब वो गए तो कुछ खास बातें हुई, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ब्रुनेई के सुल्तान के साथ वो मिले, उनका नाम है हाजी हसनल बोलकिया और वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा हैं। 1967 से वो यहाँ पे गद्दी संभाल रहे हैं। और उनके आवास का नाम क्या है जहाँ वो रहते हैं? वो एक महल है, उसका नाम इस्ताना नूरुल इमान पैलेस है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महल है। हजारों की संख्या में यहाँ पे कमरे हैं, लगभग 1700 के आसपास, और 200-250 यहाँ पे बाथरूम है, मतलब बहुत बड़ा महल है। ये महल भी चर्चा में था क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए, खाना वगैरह तैयार हुआ उनके लिए, खाना खाया उन्होंने और मोदी जी वहाँ पे एक मस्जिद भी गए। उस मस्जिद का नाम है उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। वहाँ के राजा से मिले, उनका नाम, उनके पैलेस का नाम पूछा जा सकता है, वहाँ मस्जिद में गए थे तो वो भी मैंने आपको नाम बता दिया। ब्रुनेई की बात कर लें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप पर एक इस्लामी देश है। कैपिटल हमने देखा बंदर सेरी बागवान होती है, करेंसी है ब्रुनेई डॉलर और राजा हाजी हसनल बोलकिया हैं।
बाकी वो ब्रुनेई के बाद सिंगापुर भी गए, तो सिंगापुर को भी देख लो एक बार मैप में। ये रहा सिंगापुर, कैपिटल सिंगापुर सिटी होती है, करेंसी सिंगापुर डॉलर, और प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बन गए। और विस्तारा एयरलाइन के बारे में आपने पढ़ा है, इसमें 2 जने शामिल हैं, भारत से टाटा और सिंगापुर से सिंगापुर एयरलाइन। और अभी हमने पढ़ा भी था विस्तारा एयरलाइन का मर्जर हो रहा है एयर इंडिया में, जो पूर्ण रूप से टाटा की है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तुआंकू मुहर्रिज ट्रॉफी 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अभय सिंह ने। तो तुआंकू मुहर्रिज ट्रॉफी 2024 की हम बात कर रहे हैं। पहले तो याद रखना इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश। और इसका आयोजन अभी कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया अभय सिंह ने। वैसे प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लीड्स इंग्लैंड में। और मलेशिया से याद आएगा, इस मलेशिया में अभी सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन भी हुआ था। वैसे हर बार यहीं पे होता है, लेकिन 2024 का संस्करण जो हुआ उसको किसने जीता? जापान ने जीता है। और किसे हराया जापान ने? यहाँ पे पाकिस्तान को। अच्छा, भारतीय कुछ स्क्वैश प्लेयर हैं, टॉप स्क्वैश प्लेयर हैं, इनके नाम जरूर ध्यान में रखना, जैसे कि दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल, अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा। कहीं एक बार एग्जाम में अगर आपको दिख जाए कि इनका संबंध किससे है तो याद रखना ये स्क्वैश प्लेयर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन अभी कहाँ पे करेंगे? तो आंसर होगा पेरिस में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की, यानी कि चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल 2024 की। और भारत और यूनेस्को मिलकर के अभी 6 सितंबर 2024 का इसका आयोजन करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है, यानी कि फ्रांस पेरिस में। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा बताओ, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का नाम क्या है? अजय कुमार सूद है। यूनेस्को की बात करें, स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, हेड हैं आंद्रे उजाले। और अभी आपको याद होगा जुलाई के महीने में ही भारत ने पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी। कौन सा सेशन था? 46 नंबर का। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के टोटल 43 स्थल शामिल हो चुके हैं। अभी 43 नंबर का बना था मोइदम, जो कि असम में है। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए अभी किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा केरल को। तो अभी केरल पर्यटन ने पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 को जीत लिया है। पेटा का मतलब होता है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। और ये सम्मान इसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान है हॉलीडे हीस्ट, वो इसने चलाया था और इसी के लिए इसको ये मिला है। इसके थ्रू इसने पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश की थी। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। देखो, केरल का राजकीय पशु हाथी है और यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, पुष्प है, कोनिकोना वृक्ष है, नारियल का फल है, कटहल का जिसे जैक फ्रूट कहते हैं। मछली, यहाँ की राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। और नेशनल पार्क्स की बात करेंगे तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, अन्नावड़ी शोला नेशनल पार्क, इडुक्की डैम आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ का क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। यहाँ पे त्रिशूरपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्यौहार बड़ा फेमस है यहाँ का। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु के को कोरोमंडल तट कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट ये कहाँ पे शुरू हुआ? केरल में। और वैसे भी केरल टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड भी जीता था। और ये भी हमने देखा केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी TTOS योजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। TTOS मतलब होता है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। तो साउथ अफ्रीका ने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की है। और पर्यटन आएंगे कहाँ से? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? भारत और चाइना में, तो यहीं से आएंगे। तो यहाँ से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी साउथ अफ्रीका ने ये योजना शुरू की है। इसमें वो पर्यटकों को कई तरह की सुविधाएं देगा। योजना का नाम मैंने आपको बताया, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। बात साउथ अफ्रीका की है, तो ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। कैपिटल 3 है यहाँ पे, प्रिटोरिया, केपटाउन, ब्लोमफॉन्टेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है।
और यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। यहाँ के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? वेल्स घास के मैदान। और साउथ अफ्रीका से कुछ याद आ रहा है क्या? अभी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। उसको भारत ने जीत लिया, लेकिन हराया किसे? साउथ अफ्रीका को। तो याद आएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान कितना? 82.2 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पे दर्ज किया गया? तो आंसर होगा ईरान में। तो ईरान में एक हवाई अड्डा है, डेरेस्टन हवाई अड्डा, और उसी के पास अभी ये 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, और ये पूरी धरती पर दर्ज किया गया अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान है। कितना होता है? 82.2। हमारे यहाँ गर्मियों में हम देखते हैं कि मैक्सिमम तापमान लगभग 50 के आसपास पहुँच जाता है, हमारी रूह कांप जाती है, और ये तो उसका डबल है। यहाँ रूह कांपेगी नहीं, शरीर से रूह निकल जाएगी। देख लो, ग्लोबल वार्मिंग के असर दिखने लगे। ये तो अब शुरुआत है, अभी यहाँ कल कहीं और दिखेगा, रिकॉर्ड टूटते जाएंगे। लेकिन लोगों ने इसका विकल्प निकाल लिया है। कौन सा विकल्प? बसने के लिए नया ग्रह खोजेंगे, दूसरे ग्रह पे जीवन की खोज कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन पहले जीवन को बचाने के लिए यहाँ पे पैसा लगाओ। अगर मान लो इन्होंने ऐसा ग्रह खोज भी लिया, तो वहाँ पे कौन लोग जाएंगे? आप सोचो, जो बड़े बड़े लोग होंगे, हम लोगों को यहीं छोड़ के चल जाएंगे, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना। इसीलिए पूरी दुनिया के हम जैसे जो छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास वर्ग है, उन लोगों को सोचना होगा। बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये लोग तो एसी वाले घर में रहते हैं, एसी वाली कारों में घूमते हैं, हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे लेवल पे, जो भी हमारे लेवल पे हम छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। पेड़ बचाओ सबसे पहले, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अपने घर में, उसके घर के आसपास पार्क वगैरह में तो लगा ही सकते हो। तो जो छोटी छोटी शुरुआत है, कम से कम वो तो करना शुरू करें। एक दो जने के करने से कुछ नहीं होएगा, हम सबको करना पड़ेगा। खैर, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दें, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? साणंद, गुजरात में। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो आंसर होगा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। फिर पूछा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता, मतलब स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किससे है? भाला फेंक से। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? नवाब सिंह। फिर पूछ रहे, खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्री को जीत लिया किसने? चार्ल्स लेक्लर्क ने, फरारी के ड्राइवर हैं। फिर पूछा, विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा जर्मनी में। फिर पूछा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 सितंबर को। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में पूछा था, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा गोवा के जो गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई साहब ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।